जमशेद, इतने लोगों के मना करने के बावजूद तुम्हें यहाँ नागपुर में क्यों आना था? बाबा, मुनाफा कमाना है तो नागपुर आना जरूरी था। पर मुनाफा तो मुंबई में भी था। मुंबई में दिन ब दिन कॉटन मिल्स बढ़ रही हैं और खर्चा भी बढ़ रहा है। लोग क्या कहेंगे ये सोचते तो कारोबार ही बंद हो जाता बाबा, और दोबारा घाटा होता सो अलग। तो यहाँ आकर फायदा हो रहा है? जी बाबा, यहाँ पानी और ईंधन की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ रेलवे स्टेशन नजदीक है तो एक्सपोर्ट का काम सस्ता और आसान हो जाता है। नागपुर में कोयले की खदानी है, इसलिए ईंधन सस्ता पड़ता है। और हाँ, मुंबई के आसपास वाले इलाके में ज्यादातर खेती नहीं होती। यहाँ नागपुर और पड़ोस के गांवों के कई किसान नजदीकी इलाके में रुई की खेती करते हैं। अब इन किसानों को अपना माल लेकर रेल से मुंबई आने की जरूरत नहीं। इस मिल का यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा और हमें भी। वाह, अच्छा लगा ये जानकर के तुम किसानों के बारे में भी सोच रहे हो। बाबा, किसान आगे बढ़ेंगे तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे ना। सोच विचार करके निर्णय लेने लगा है तू। अब बना है तू असली उद्योजक। नागपुर में कॉटन मिल शुरू करने से पहले तक सारे लोग जमशेद जी की आलोचना कर रहे थे, पर एक इंसान था जिन्हें जमशेद जी पर पूरा विश्वास था, और वो थे उनके पिता। वो जानते थे कि जिस तरह मैंने शून्य से अपना व्यापार शुरू किया था, वैसे ही अपनी मेहनत और लगन के साथ मेरा बेटा अपना खुद का उद्योग खड़ा करेगा। नुसेरवान जी अपने बेटे को जानते थे। वो हर फैसला सोच समझकर और पूरे अभ्यास के साथ लेते थे, और इस वजह से उनके असफल होने की कोई शंका ही नहीं थी। नया उद्योग शुरू करने के लिए जमशेद जी इंग्लैंड जाकर लैंकाशायर के कपड़ा व्यापार को गहराई से समझ आए, और उसके बाद उस समय के 1.5 लाख रुपए के निवेश के साथ 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया एम्प्रेस मिल। एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। महारानी विक्टोरिया ने उन दिनों हाल ही में भारत की महारानी का खिताब हासिल किया था। तो जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए अपने कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रख दिया। अब आप सोचेंगे, क्या जमशेद जी ब्रिटिश समर्थक थे? उन्होंने मुंबई की अपनी पहली मिल का नाम अलेक्जेंडर मिल रखा, और अब नागपुर की मिल का नाम एम्प्रेस मिल। पर यह समझ लीजिए, जमशेद जी ब्रिटिश समर्थक नहीं थे। वो एक कट्टर देशभक्त और एक अच्छे उद्योजक थे, जो हर निर्णय सोच विचार के साथ ही लेते। इन नामों के पीछे भी एक रणनीति थी। सोचिए, 1850 का समय है और भारत पर ब्रिटिश राज है। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ जाकर कुछ काम करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। कारोबार चौपट न हो, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों में सूझबूझ दिखाकर जमशेद जी उद्योग में प्रगति कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना जमशेद जी का एक कट्टर देशभक्त होने का प्रमाण देता है, जिसके बारे में हम आगे अवश्य बात करेंगे। फिलहाल हम नागपुर मिल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नागपुर में एम्प्रेस मिल शुरू करने तक का जमशेद जी का सफर कोई आसान नहीं था। मुंबई में मिल शुरू नहीं करनी है, यह तो तय था, मगर मुंबई नहीं तो फिर कहां? यह सबसे बड़ा सवाल था। इस दौरान उन्हें जबलपुर के पास एक जगह अच्छी लगी। आस पड़ोस का प्रदेश रुई की खेती से भरा हुआ था, और पास में ही एक पानी से भरा झरना दिन रात बहता था। उसी झरने का पानी इस्तेमाल करके बिजली बनाकर मिल चलाने की उनकी योजना थी। मिल के लिए ये एक उत्तम जगह थी, पर उस झरने के पास एक साधु महाराज का मठ हुआ करता था। मिल अगर वहां खड़ी की जाती तो साधु जी और उनके अनुयायी भक्तों को वहां से हटाना पड़ता, और ये अन्याय जमशेद जी नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर सरकार ने भी उस जगह पर मिल के लिए अनुमति नहीं दी, और जमशेद जी को दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी।
आखिरकार उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद नागपुर को चुना। रुई के कारखाने के लिए नागपुर एक अनुकूल जगह साबित हुआ। नागपुर की जमीन उन्हें बहुत अच्छी कीमत में मिली, पर उस जगह पर दलदल थी जिसे ठीक करने में जमशेद जी को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा। जमशेद जी को काम करने वाले लोगों की बहुत परख थी। उस समय एक 13 साल के नौसिखिए लड़के को उन्होंने केवल पते लिखने के लिए एम्प्रेस मिल में काम पर रखा था, जो आगे चलकर नागपुर की मिल का कर्ता धर्ता व्यवस्थापक बना। उसका नाम था बेजन जी। एम्प्रेस मिल के लिए जमशेद जी को अच्छे लोगों की जरूरत थी। मशीन्स चलाने के लिए नागपुर में कुशल कामगार ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इस शहर में मुंबई जैसी कॉटन मिल्स नहीं थी। पर जमशेद जी हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुंबई के कुछ कुशल कारीगरों की मदद से नागपुर के नए कारीगरों को ट्रेन किया और काम रुकने नहीं दिया। इस दौरान पैसा बहुत खर्च हुआ था। इसी वजह से शायद उन्होंने कुछ पुरानी मशीन्स पर ही काम चलाने का तय किया था, मगर इसी कारण प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा और मिल शुरुआती दिनों में घाटे में चलने लगी थी। उसी दौरान 1881 में एक बड़ा हादसा हुआ। एम्प्रेस मिल में तैयार कॉटन जहां रखा जाता था, वहां आग लग गई और उनका बना बनाया प्रोडक्शन जलकर राख हो गया। पर जला तो सिर्फ कॉटन था। हौसला तो अभी बुलंद था, और अगर हौसले बुलंद हों तो एक आग इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जमशेद जी तो थे ही फीनिक्स। वो इस हादसे का शोक न करते हुए तुरंत इंग्लैंड जाकर नई आधुनिक तकनीक वाली मशीन्स ले आए और दोबारा काम शुरू किया। इसके बाद अगले 2 ही साल में मिल का 16% मुनाफा दर्ज हुआ। जमशेद जी की अपनी मिल में बड़ी भागीदारी होने के बावजूद वो मुनाफे में हिस्सा नहीं, बल्कि हर महीने बाकी कामगारों की तरह वेतन लेते थे। जमशेद जी, ये मिल आपकी है, आप दिन रात इसे बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, इसके बावजूद क्यों केवल वेतन लेते हैं? आप चाहें तो मुनाफे में बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। अरे भाई, ये सिर्फ मिल नहीं, मेरा सपना है, और इसे बड़ा करने के लिए मुझे अगर आज कुछ पैसे कम मिले तो कोई हर्ज नहीं। पर अब मुनाफा हो रहा है। माना आज छोटा मोटा मुनाफा हो रहा है, पर कुछ पैसे डालकर मिल और भी बड़ी और आधुनिक होगी तो हम और हमारे साथ सारे कारीगरों का भी तो फायदा होगा। तो फिर आप कब तक ऐसे वेतन लेते रहेंगे? जब तक ये मिल मेरे सपनों से बड़ी नहीं होती, तब तक। ऐसी सोच आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलती है, पर टाटा ग्रुप में आज भी यही होता है और ये गुण आया है जमशेद जी से। उनका कहना था, जब तक मिल अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमाती तब तक मैं वेतन ही लूंगा और भागीदारी के पैसे मिल और मजदूरों के विकास के लिए इस्तेमाल करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो कई सालों तक वेतन लेते थे। उन्होंने अपने कामगारों के साथ साथ जिन किसानों से मिल रुई खरीदती थी, उनके भी फायदे के लिए कई कोशिशें की। वो अच्छी फसल के लिए नई नई तकनीकें विदेशों से सीख कर आते और यहां उसका किसानों को प्रशिक्षण देते। जब जमशेद जी इजिप्ट गए तब वहां किस तरह रुई की खेती होती है ये अच्छी तरह से देख आए। वो तकनीक उन्हें बहुत अच्छी और फायदेमंद लगी। उसी तकनीक से भारत में रुई की खेती हो, इसलिए उन्होंने कुछ पोस्टर भी छपवाए, पर उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उस समय किसान नई चीजें करने से डरते थे, क्योंकि एक गलती उनका साल भर का नुकसान करती। इसकी वजह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। पर एक बात तो कहनी होगी, जमशेद जी की कोशिशों का कोई जवाब नहीं था। वो भले ही नाकाम होते पर रुकते नहीं। एम्प्रेस मिल शुरू होने तक टाटा एंड सन्स एक आम कंपनी थी, पर जैसे जैसे उनका काम बढ़ने लगा, मुनाफा भी बढ़ने लगा और मुनाफे के साथ उन्हें भारत के कुछ बड़े उद्योजकों के बीच बड़ा स्थान भी मिला। कहते हैं, इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक्ड डाउन, इट्स वेदर यू गेट अप। जमशेद जी बड़े नुकसान के बाद वक्त पर डटकर खड़े हुए।
मुसीबतों से लड़े और आगे बढ़ते गए। अभी तो बस एम्प्रेस मिल शुरू हुई थी, बहुत से काम अभी बाकी थे। उन्हें कामगारों को एक सुरक्षित भविष्य देना था और उसके लिए उन्होंने शुरू की भविष्य निधि, जो कि उस वक्त अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए थे। पर यह शुरू कैसे हुई, इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। जानने के लिए सुनते रहिए आयरन विल, द जमशेदजी टाटा स्टोरी।